मूवी के स्टार्ट में एक स्कूल का कैफेटेरिया दिखाया जाता है जहां काफी सारे स्टूडेंट्स अपना ब्रेक एंजॉय कर रहे थे। तभी वहां एक लड़की अचानक फ्रीज हो जाती है और उसके पास रहे स्टील के ग्लास को बिना छुए क्रश कर देती है। उसके बाद वो तुरंत नीचे गिरकर मर जाती है। अब एक महीने बाद न्यूज़ में बताया जाता है कि दुनिया में एक तरह की डिसीज या पैंडेमिक फैला हुआ है जिससे 18 साल से कम उम्र वाले 98% बच्चों की मिस्टीरियसली डेथ हो गई है और बाकी बचे 2% सर्वाइवर्स में साइड इफेक्ट की वजह से अजीब तरह के सुपर पावर्स आ गए थे। इसलिए सारे बच्चों को सेपरेट रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी में रखने का डिसीजन लिया जाता है ताकि वो दूसरों को हर्ट ना कर सके। कंट्री के प्रेसिडेंट का बेटा भी इस पैंडेमिक का शिकार हुआ होता है और वो डॉक्टर ने ढूंढे हुए क्योर पर ट्रीटमेंट ले रहा था और उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था, जिस कारण प्रेसिडेंट सारे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो भी अपने बच्चों को उनके फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के लिए भेजे और अपने बच्चों को क्योर करे। अब रूबी नाम की लड़की को अपने 10th बर्थडे पर उसके मम्मी डैडी एक की चेन गिफ्ट करते हैं जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। रात को नींद न आने पर वो अपने मॉम डैड के कमरे में चली जाती है और उनके पास सोने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने मॉम के हाथों को टच करती है तो अचानक कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें चमकती हैं और वो डर कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखकर शॉक हो जाती है कि उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर रही हैं। वो अपने मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम रूबी को अनजान लड़की समझकर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी में भेज देती हैं। फैसिलिटी में न्यू रिक्रूट किए हुए बच्चे में से एक लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है, पर तभी वो एक ऑफिसर को कुछ सेकंड के लिए घूरने लगता है जिससे वो ऑफिसर मैनिपुलेट हो जाती है और अपने आप को शूट कर देती है। उसके बाद रूबी को एक टेस्ट के लिए लेके जाते हैं जहां उन्हें कलर असाइन किया जाता है, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, रेड और ऑरेंज। ग्रीन कलर से असाइन हुए बच्चे हाईली इंटेलिजेंट यानी बहुत स्मार्ट होते हैं और उनसे किसी को कोई खतरा नहीं होता। ब्लू कलर में असाइन किए बच्चे अपनी सुपर पावर से किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। गोल्ड कलर में असाइन किए हुए बच्चे अपनी पावर से इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेड कलर में असाइन किए हुए बच्चे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑरेंज कलर में असाइन किए हुए बच्चे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी मेमोरीज रीड कर उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। रेड और ऑरेंज कलर में क्लासिफाइड हुए बच्चे एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं और उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। टेस्ट रिजल्ट आने पर रूबी ऑरेंज डिटेक्ट होती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे पॉइजनस इंजेक्शन देने के लिए जाता है, पर वो उसका हाथ पकड़कर उसके माइंड को मैनिपुलेट करती है और उसे कन्विंस कराती है कि वो ग्रीन है। उसके बाद डॉक्टर उनके सिस्टम में भी उसे ग्रीन कैटेगरी में क्लासिफाई करता है और उसे ग्रीन ग्रुप में रखा जाता है। दरअसल इसलिए उसके पेरेंट्स उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि गलती से उसने अपने आप को उनकी मेमोरी से इरेज कर दिया था। और कुछ देर पहले रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी से भागने वाला लड़का भी ऑरेंज कैटेगरी में था। अब मूवी 6 साल आगे चली जाती है जहां फैसिलिटी में सारे बच्चों को प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाता है और उनसे सारे काम करवाए जाते हैं। एक दिन रूबी के काम करने के तरीके से फैसिलिटी के जर्नल ऑफिसर को उसके स्मार्टनेस पर शक होने लगता है, इसलिए वो वाइट नॉइज नाम की फ्रीक्वेंसी टेस्ट रन करता है जिसके साउंड को ऑरेंज कैटेगरी के बच्चे सहन नहीं कर सकते। रूबी उस फ्रीक्वेंसी से तड़पने लगती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर डॉक्टर केट उसे ट्रीट करने लगती है और जाते वक्त उसे एक नोट देती है जिस पर लिखा होता है कि फैसिलिटी ऑफिसर्स को पता चल गया है कि वो ऑरेंज कैटेगरी में है, इसलिए वो रूबी को
तुरंत एक रूम में पहुंचने को कहती है और उसे वहां से भगाने का प्लान बनाती है। गेट पर जब सिक्योरिटी गार्ड रूबी को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है, तब वो उसे टच कर उसका माइंड मैनिपुलेट करती है और वो उन्हें वहां से जाने के लिए अलाउ कर देता है। रास्ते में केट उसे बताती है कि वो चिल्ड्रंस लीग नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जो सर्वाइविंग बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। रूबी को पता लगता है कि उनकी सिटी में अब कोई नहीं रहता और एक एक कर सारे लोग दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद केट उसे एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस देती है जिससे अगर दोनों सेपरेट हो जाएं तो वो रूबी की लोकेशन ट्रैक कर सके। आगे वो रूबी को अपने ग्रुप के एक और मेंबर रॉब से मिलवाती है और गैस स्टेशन शॉप में जाकर चेंज करने को कहती है। जाते वक्त जब रॉब उसे गिरने से बचाता है तो वो उसकी मेमोरी रीड करती है कि रॉब एक छोटी बच्ची का पीछा कर रहा है और उसे वहां से जाने से रोक रहा है, जिसके बाद रूबी को उस पर डाउट होने लगता है कि वो शायद बच्चों को मोलेस्ट करता है। शॉप के अंदर जाने पर रूबी को एक बच्ची जू दिखाई देती है जो उसे देखकर भागने लगती है और एक वैन में खुद को बंद कर देती है। रूबी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं करेगी और उसे अपने वैन में छुपाने के लिए हेल्प मांगती है। रूबी को रोता देख जू डोर ओपन करती है और उसे वैन में आने देती है। तभी वहां दो लड़के लियाम और चार्ल्स आकर वैन स्टार्ट कर वहां से निकलने लगते हैं। वहीं केट और रॉब को पता चलता है कि रूबी उस वैन में वहां से भाग रही है। कुछ दूर जाने पर रूबी खुद को उनके सामने रिवील करती है, जिसे देख लियाम वैन रोक देता है और दोनों नर्वस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि रूबी को किसी ने उन्हें पकड़ने के लिए भेजा है। तभी रूबी उन्हें बताती है कि उसे चिल्ड्रंस लीग ने फैसिलिटी से रेस्क्यू किया है और वो ग्रीन है। वो लोग रूबी को सेफ समझकर अपने साथ रखने के लिए मान जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां लेडी जेन नाम की एक हंटर आकर उन पर अटैक करने लगती है। दरअसल हंटर्स या ट्रेसर्स एक तरह के सोल्जर्स होते हैं जो बच्चों को हंट करके उन्हें फैसिलिटी में भेज देते थे। उसी वक्त वहां केट और रॉब भी आते हैं और लेडी जैन को उन्हें मारने से रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। अब दोनों से पीछा छुड़ाने के लिए लियाम रूबी को ड्राइव करने को कहता है और खुद जो ब्लू कैटेगरी में था वो अपने पावर्स का यूज करके वहां स्टॉर्म जनरेट करता है, जिससे लेडी जैन की कार रोड से उतरकर लेक में जा गिरती है और केट की कार के सामने बड़ा पेड़ गिर जाता है। अब वो लोग एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी चार्ल्स जो ग्रीन कैटेगरी में था उसे डाउट होने लगता है कि लीग रूबी को फैसिलिटी से रेस्क्यू करने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे। तभी रूबी चार्ल्स को जवाब ना देकर अपने घर जाने के लिए निकलने लगती है, लेकिन लियाम उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि उसके घर पहुंचने से पहले हंटर्स उसे पकड़ लेंगे और वापस फैसिलिटी में भेज देंगे। लियाम उसे उनके साथ ईस्ट रिवर नाम की जगह पर चलने को कहता है जहां काफी सारे बच्चे एक सेफ शेल्टर में रहते हैं। वो एक तरह की सोसाइटी है जिसे एक ऑरेंज कैटेगरी का बच्चा ऑपरेट करता है और उसे स्लिप किड नाम के कोड नेम से बुलाते हैं। अब क्योंकि वो लड़का ऑरेंज था, रूबी को लगता है कि शायद वो लड़का उसके पावर्स को समझने में या उसे कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में लियाम उसे बताता है कि लीग बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि रेस्क्यू किए बच्चों को वायलेंट सोल्जर्स बनाने में ट्रेन करते हैं ताकि वो हंटर के अगेंस्ट फाइट कर सकें। दूसरी ओर रूबी की सच्चाई पता चलने पर जनरल ऑफिसर उस डॉक्टर को खत्म कर देता है जिसने रूबी को ग्रीन क्लासिफाई किया था। फिर रूबी और उसकी टीम एक लॉज में स्टे करते हैं और वो जू की मेमोरी रीड करती है जहां लियाम कैंप से कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर रहा था, पर तभी सोल्जर्स की फायरिंग में कुछ बच्चे मारे जाते हैं और लियाम जू को लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन लॉज के बाहर उन्हें दो हंटर्स देख लेते हैं, पर रूबी उनका माइंड मैनिपुलेट करती है और उन्हें वहां से भेज देती है। ये देख लियाम कंफ्यूज हो जाता है कि उन हंटर्स ने उन पर अटैक क्यों नहीं किया।
उसके बाद वो लोग फूड का अरेंजमेंट करने एक अबेंडेंड शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, जहां 4 बच्चे उन्हें ट्रेसर समझकर उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर लियाम के समझाने पर वो लोग उन्हें एक रात मॉल में स्टे करने के लिए अलाउ करते हैं। दरअसल ये बच्चे स्लिप किड के लोग हैं जो इस मॉल में ही रहते हैं और उनके कम्युनिटी को रेगुलरली यहाँ से फूड सप्लाई करते हैं। लेकिन वो लोग स्लिप किड की लोकेशन बताने से मना करते हैं, क्योंकि लोकेशन डिटेल्स लीक होने पर वहाँ स्टे कर रहे सारे बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। इसलिए वो लोग उन्हें सिर्फ एक कोड वर्ड देते हैं जो कि EDO होता है। चार्ल्स इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। तभी वो गेस करता है कि ये कोड शायद फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसलिए वो EDO को अल्फाबेट सीरीज से मैच कर 540 फ्रीक्वेंसी को रेडियो पर सेट करता है। तभी उन्हें उस कम्युनिटी की अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जहां वो लोग अपनी लोकेशन रिवील करते हैं ताकि सर्वाइवर्स उन तक पहुंच सके और उनकी कम्युनिटी से जुड़कर एक सेफ लाइफ जी सकें। अब ऑन द वे वो लोग रूबी को उसके घर ड्रॉप करने का डिसाइड करते हैं, पर वो अपने घर में जाने से खुद को रोक लेती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप को उनकी मेमोरी से इरेज कर दिया था। और जब वो वापस वैन की तरफ आने लगती है, तभी लेडी जेन उसे पंच मारती है, जो उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच गई थी। लेकिन रूबी उसे टच कर उसके माइंड को मैनिपुलेट करती है और वहां से भेज देती है। फिर रूबी के ऑरेंज होने का पता चलने पर वो लोग उसे सपोर्ट करते हैं और उसे लेकर ईस्ट रिवर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फाइनली वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे शेल्टर ले रहे थे और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जब वो लोग स्लिप किड से मिलते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा क्लेंसी ग्रे था। क्लेंसी उन लोगों से मिलकर काफ़ी खुश होता है, खासकर रूबी से, क्योंकि उसके अलावा वो अकेले ही ऑरेंज थी जो अब तक जिंदा बच गई थी। उसके बाद लियाम और रूबी, जो अब रिलेशनशिप में आ गए थे, उस जगह पर आकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। दूसरे दिन क्लेंसी रूबी से रिवील करता है कि वो कभी क्योर हुआ ही नहीं था और उस फैसिलिटी से भाग गया था। उसके डैड ने लोगों से झूठ कहा था ताकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट फैसिलिटी में एडमिट करवाएं और वो लोग उन बच्चों पर अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट टेस्ट कर सकें। फिर वो रूबी को उसके पावर्स पर कंट्रोल करना सिखाता है और रूबी भी उसे बताती है कि उसने अपने ही पेरेंट्स के मेमोरी से खुद को इरेज कर दिया था। क्लेंसी ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज होने के बावजूद वो किसी की मेमोरी इरेज नहीं कर पाता था और ये एबिलिटीज सिर्फ रूबी के पास थी। रूबी क्लेंसी के साथ ही अपना ज़्यादा समय बिताने लगती है, जिससे लियाम जेलस और अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर एक दिन चार्ल्स से मिलकर रूबी को पता लगता है कि वो इस जगह पर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी फैसिलिटी की तरह ही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, पूरा दिन काम करना, इन सब चीज़ों के कारण वो अपने पेरेंट्स को मिस करने लगता है। दूसरी ओर क्लेंसी अपने रूम में किसी से चैट कर रहा होता है और पता लगता है कि वो फैसिलिटी के जर्नल ऑफिसर के साथ मिला हुआ है और उसे अपडेट दे रहा है कि उसकी जगह पर कितने लोग स्टे कर रहे हैं। तभी रूबी वहां आ जाती है और क्लेंसी से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ देर के लिए चार्ल्स को उसका लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे, ताकि वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सके और उन्हें बता सके कि वो ठीक है। क्लेंसी इस चीज़ के लिए मान जाता है, पर उसकी एक कंडीशन होती है कि रूबी उसे दूसरों के माइंड से मेमोरी इरेज करना सिखाए। रूबी भी उसकी कंडीशन मान जाती है और उसे अपनी मेमोरी में परमिट करती है, जिसके बाद क्लेंसी उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उसके इंटेंशन समझ जाती है और उसे चाटा मारकर वहां से निकल जाती है। लियाम को सच्चाई बताने के बाद वो दोनों चार्ल्स और जू को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी जर्नल ऑफिसर्स अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं और फ्रीक्वेंसी नॉइज ऑन कर लियाम को फ्रीज कर देते हैं।
अब उन्हें पता चलता है कि क्लेंजी भी गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, जो रिवील करता है कि वो ही इन आर्मीज का लीडर है। दरअसल उसने अपने डैड को जेल भेजकर अपने पावर से गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया था। प्लान के अकॉर्डिंग वो बच्चों की आर्मी बनाना चाहता था ताकि उनके सुपर पावर से दुनिया पर कंट्रोल कर सके, और साथ ही वो रूबी से मेमोरी इरेज करने की टेक्निक सीखकर रूबी की ही मेमोरी इरेज करना चाहता था, जिसके बाद वो और रूबी दोनों एक साथ मिलकर ज़्यादा पावरफुल हो जाते। अब लियाम को तकलीफ में देख रूबी उस जर्नल ऑफिसर का माइंड मैनिपुलेट करती है, जिससे वो खुद को गोली मार देता है, और जू इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेट कर वहां रहे सारे सोल्जर्स को मार देती है। जब वो लोग लियाम को लेकर वहां से भागने लगते हैं, तभी वहां आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और कुछ सोल्जर्स को नीचे ड्रॉप करते हैं। पता लगता है कि वहां सोल्जर्स के साथ रेड कैटेगरी के बच्चे भी उतरे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट अपने मिशन के लिए यूज कर रही थी। फिर रेड वहां अपने मुंह से आग निकालकर पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उसके बाद वो रूबी और उसके फ्रेंड्स पर आग फेंकने जाते हैं, लेकिन तभी लियाम अपनी पावर से एक कंटेनर उन पर गिरा देता है और उन्हें मार देता है। अब रूबी तीनों को वहां से चले जाने को कहती है और खुद वहां रुककर क्लेंजी से फाइट करने लगती है। क्लेंजी अपने पावर से रूबी के माइंड पर कंट्रोल करने लगता है, लेकिन तभी रूबी हेलीकॉप्टर के पायलट को मैनिपुलेट कर हेलीकॉप्टर क्रैश करा देती है और वहां से भागने लगती है। क्रैश से रूबी को बचाते वक्त चार्ल्स घायल हो जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। चार्ल्स ज़्यादा बुरी हालत में होने पर उसे जल्द से जल्द ट्रीट करने के लिए रूबी केट ने दिया हुआ जीपीएस ट्रैकर ऑन कर उन्हें इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियाम रूबी को ढूंढते हुए उसके पास आता है और देखता है कि चार्ल्स घायल होकर बेहोश हो चुका है। तभी केट की टीम वहां आ जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। केट रूबी को बताती है कि चार्ल्स ठीक है और उसे हॉस्पिटल में रखा है। वो रूबी को अपने लीग में ज्वाइन होने के लिए कन्विंस करने लगती है, लेकिन रूबी एक कंडीशन में उनके साथ जुड़ने के लिए रेडी होती है कि उन्हें लियाम को छोड़ना होगा। इसलिए वो लियाम के रूम में जाती है और उसे किस करके अपने आप को उसके मेमोरी से इरेज कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि लियाम उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और लीग उन दोनों को जाने नहीं देंगे। अब लियाम वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि क्लेंजी अभी भी जिंदा है और अपनी आर्मी के साथ फिर से तैयार है। केट रूबी को एक स्टेडियम में लेके जाती है जहां ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कैटेगरी के बच्चे उसे अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस साई-फाई एक्शन मूवी का नाम है द डार्केस्ट माइंड, जो 2018 में रिलीज हुई थी।